हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट आज सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। लास्ट में मैंने आपको 40 नंबर का जो एग्जाम्पल था उसमें से एक सम करने को दिया था एंड आई होप दैट यू हैव डन योर वर्क। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, 2.15। A famous relation in physics relates the moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of a speed v and the speed of light c. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes, देखो ये एक स्टूडेंट है, उसने एक मास का रिलेशन है m इज इक्वल टू एम नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, सही से समझना, क्योंकि जो एग्जाम्पल है उसमें आपको एक मूविंग मास दिया है, दूसरा रेस्ट मास का रिलेशन है। एक्चुअली इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ इक्वेशन बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने इक्वेशन लिखा है बट उसने एक जो कांस्टेंट c था वो c यहाँ पे वो पुट करने को भूल गया। और c क्या है? गेस वेयर टू पुट द c, मतलब स्टूडेंट हैव फॉरगेट टू पुट द c, मतलब c इस इक्वेशन में हमें कहाँ पे पुट करना है, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले याद रखिए कि जब भी कोई इक्वेशन रॉन्ग होता है दैट मीन्स LHS साइड और RHS साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हो पाता है। तो लेट्स चेक LHS में क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे मास है, तो मास के लिए आप जानते हो क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला m1 L0 एंड T0 एंड राइट हैंड साइड इसका ये फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है लेट्स से। तो m नॉट हो गया, वो भी रेस्ट मास ही है, तो मास के लिए अगेन क्या होगा m0 L0 एंड T0। व्हाट अबाउट दी डिनोमिनेटर पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट 2। आप जानते हो 1 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, दैट मीन्स m0 L0 एंड T0। बट व्हाट अबाउट v स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी याद रखो, जब भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है दैट मीन्स ये पॉसिबल तभी है कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वही सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 T0 है और ऑब्वियस v यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ पे बताओगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्वियस यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की है स्टूडेंट ने। ठीक है, तो c यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मिस्टेक? द मिस्टेक इज दैट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 इज m0 L0 T0 जस्ट बिकॉज इट इज़ ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ए कांस्टेंट है तो इसका भी इतना ही होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वी स्क्वायर का कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम करेक्ट क्या करेंगे उस टर्म को, तो राइट हैंड साइड के पार्ट जो है उसमें m इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे m नॉट लिख दूँ तो ये तो राइट है, चलो ये दोनों इक्वल हो गए, बट यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर है और ये c स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे c स्क्वायर क्यों लिखा, तो देखो c यहाँ पे कांस्टेंट बोला है और अगर आप जानते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ वो भी एक कांस्टेंट होती है और उसका यूनिट हम क्या लिखते हैं, स्पीड का मीटर पर सेकंड। तो इसका भी मीटर पर सेकंड और यहाँ के मीटर पर सेकंड, ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 जैसा डायमेंशनल फार्मूला आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, दैट मीन्स देयर इज नो एनी डायमेंशनल फार्मूला। सो फॉर स्टूडेंट हैव मिस्टेक, ही मिस्टेक दैट by putting the c square in a denominator part of e square.
ठीक है। तो द करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज़ टू 1 बाई। क्लियर। तो याद रखिए कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ इस टर्म का और इस टर्म का सेम ही होना चाहिए, ठीक है ना, तभी दोनों में सब्ट्रैक्शन एडिशन तभी पॉसिबल होता है। क्लियर। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल फॉर योर more explanation. Suppose we have a formula in third chapter v is equal to v naught plus at। तो याद रखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो इसके साथ इक्वेट होना चाहिए और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसके साथ भी इक्वेट होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन है वो राइट होगा। ठीक है। तो पहले LHS लेते हैं, LHS में अभी शॉर्ट में कर देते हैं, v है तो v मतलब स्पीड, स्पीड के लिए क्या होगा m0 L1 एंड t माइनस 1। ठीक है। चलो अभी सेकंड लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक है v नॉट, तो v नॉट अगेन क्या होगा m0 L1 एंड t माइनस 1। ठीक है। और राइट हैंड साइड का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है और सेकंड क्या है हमारे पास टाइम है, तो एक्सेलरेशन का भी आप जानते हो m0 L1 एंड t माइनस 2 और टाइमिंग का क्या होता t1 होगा। चलो ये बेस सेम है तो उसका सम करो तो m0 L1 t माइनस 1। तो देखो तीनों के, ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड का और ये पूरे थर्ड टर्म का भी देखो सेम आया, तभी इक्वेशन पॉसिबल है। आया समझ में। तो जब आप एडिशन करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो तो एक रूल बनता है कि जो फर्स्ट टर्म का है वही सेकंड टर्म का होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन पॉसिबल है। आया समझ में। तो सभी फॉर्मूलाज फिजिक्स के नहीं, मैं तो बोलूँगा सभी फिजिक्स के, साइंस के, मैथमेटिक्स के कोई भी जो फॉर्मूलाज होते हैं मोस्टली, ठीक है, उसमें यही रूल लगता है कि भाई जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वही सेम इसका होना चाहिए एज वेल एज इसका होना चाहिए, तभी ये दोनों के बीच में एडिशन पॉसिबल है। चलो 16 नंबर। चलो 16 नंबर में द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नॉन एज अ एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। लेंथ के लिए एटॉमिक लेवल पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए कन्वीनियंट यूनिट कौन सा है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, इट इज़ अ गिवन एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5। तो वी आर टेकिंग आर साइज ऑफ एटम 0.5 एंगस्ट्रॉम, सो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, -10 करेंगे तो। चलो व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। एटम is a one kind of sphere. The volume of sphere is given by 4/3 pi r cube. So 4/3 3.14 and 0.5 into 10⁻⁻10 raised to cube. Clear? तो यहाँ पे कैल्सी का यूज़ करते और इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलो 4 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है। तो 1.57 एंड डिवाइड बाय 3। इज दैट करेक्ट? 0.52 इज द आंसर। यस 0.5233 0.5233 इंटू 10⁻⁻30। क्लियर? तो ये हो गया बेटा अपना वॉल्यूम। अभी आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही रखो ना, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी है साथ में,
देखो ये तो हो गया अपना एटॉमिक वॉल्यूम। सेकंड पूछा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन द मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। मोल ऑफ ए हाइड्रोजन एटम के लिए भी वॉल्यूम की बात की है। और सेकंड यहाँ पे बोला है, हमको पता है कि 1 मोल होते हैं उसमें कितने एटम्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मोल वॉल्यूम का मीनिंग होता है जो वॉल्यूम आया हुआ है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर वी हैव गोट हियर 10⁻30। सो मोल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगेन वी आर यूजिंग कैलकुलेटर हियर इंटू 6.022। ठीक है, चलो तो 3.15 इज द आंसर और 10⁻7 मीटर क्यूब। क्लियर। तो ये हो गया अपना मोलर वॉल्यूम। वैसे ही सेम 17 नंबर सेम है, इसके जैसा ही है, इसके बेस पे 2.17। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। मतलब उसमें 22.4 लीटर दिया है मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। इसमें दोनों का रेशियो लेना है हमें, मोलर वॉल्यूम का और एटॉमिक वॉल्यूम का। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो आपको मोलर वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। चलो 1 मोल गैस के लिए कितना होगा, तो 22.4 लीटर। ठीक है, चलो 22.4 लीटर, तो लीटर अपना ऐसा यूनिट नहीं है, याद रखो 1 लीटर का मीटर होता है 10⁻3, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट हो गया अपना। चलो तो ये मोलर वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 1 मोल के लिए। अभी वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 मोल, तो जो मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, उसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन आप जानते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो R के लिए, और इसमें भी आपको कौन सा दिया है, एटम किसके लिए है, एटॉमिक वॉल्यूम और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब हमें लेना है आइडियल गैस के लिए, दैट मीन्स हाइड्रोजन के लिए ही कहना। तो हाइड्रोजन के लिए हम R जानते हैं, तो अगेन वही करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस जो थी में किया था वही। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ 1 मोल गैस, आइडियल गैस बोला है, तो अगेन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 4/3 3.14 अगेन एंड 0.5 इंटू 10⁻10। ये आपको प्रीवियस एग्जाम्पल से लेना है, एंड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, चलो तो 4/3 वाला तो पूरा आंसर देखो आपके पास है, 4/3 3.14, इसका आंसर आपके पास है वॉल्यूम का। अगेन ये किया है तो सीधा मतलब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है ना, तो कौन सी वैल्यू आएगी अपने पास, 3.1515 और 10⁻7 मीटर की। ठीक है ना, चलो अभी ये मोलर वॉल्यूम है 1 मोल गैस के लिए, और ये अपना एटॉमिक वॉल्यूम है। क्या कौन सा वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम है। तो यहाँ पे रेशियो लेना है, पूछा में है मोलर वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम
and total volume of 1 mole. Volume of 1 mole of gas. तो मोलर वॉल्यूम आपके पास है 22.4 और ये 10 बेटा कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय, आपके पास आंसर आया 3.1515 इंटू 10⁻⁻7। बताओ कितनी वैल्यू आएगी। तो कैलसी का यूज़ करते हैं 22.4 डिवाइड बाय 3.1515, तो 7.10 समथिंग आ रहा है, 7.107, ये 10⁻4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.11, एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगी 10⁻4। ये आपका दोनों का आंसर आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। एक्सप्लेन दिस common observation clearly. If you look out the window of a fast moving train, the nearby trees or houses etc. seem to move rapidly in a direction to the opposite to the train motion, but the distance object seems to be stationary. ठीक है, distant। क्वेश्चन का पूरा मैं आपको एक मीनिंग समझा देता हूँ। वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, तो दूर की चीज़ें जो भी होती है, जैसे कोई पहाड़ी होती है, ठीक है, हिल्स होते, तो वो में क्या ट्रीज़ होती है, तो हम जब ट्रेन में अगर ऐसे जा रहे हैं तो हमें लगता है कि वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ये सब ने देखा होगा। वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग इन बस ऑल्सो यू ऑल्सो रियलाइज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मतलब इस टाइप की थिंग्स, ये एक इसमें कौन सा कंसेप्ट है, बट जैसे ही मतलब कोई नज़दीक की चीज़ होती है, जैसे ट्रेन में आप जाते हो और प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है तो उसको आप देखते हो तो उसमें मोस्टली ऐसा नहीं लगता है, मतलब डिस्टेंट थिंग पे नहीं लगता है, जो फार अवे होती है उसमें वह होता है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो ये है ना, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ट्री वगैरह है, ठीक है। इट इज़ अ मूविंग ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए इस कंसेप्ट में ऐसा है कि लाइन ऑफ साइट का एक कंसेप्ट है। लाइन ऑफ साइट जिसको हम बोलते हैं LOS। ऑब्जर्वर जो है और यहाँ पे जो ट्री है उसके बीच में एक लाइन ऑफ साइट होती है, वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब टिप टू टिप मैच होनी चाहिए। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं किसी थिंग को, तो मेरी जो देखने की कैपेबिलिटी है और सामने कोई भी थिंग्स है, तो दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ साइट क्लियर होती है। अगर ये लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं हो पाती है ना, तो एक चीज़ आपको अच्छे से नहीं दिखती है, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है कि दूर की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे हिल्स और ट्रीज ये सब होती है, उसमें अच्छे से अपनी लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है ना, क्योंकि जब वो मैच हम करना चाहते हैं तब तक तो ट्रेन आगे जा चुकी होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमें लगता है कि वो ट्रैवल कर रही है, एक्चुअल में हम ट्रैवल कर रहे हैं। बट बियॉन्ड थिंकिंग ऑफ दिस, वेन एवर वी आर ऑब्जर्विंग, तो वेन एवर वी आर ऑब्जर्विंग अ पर्सन हु आर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, और जो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो इसमें क्या होता है, मोस्टली हमारी लाइन ऑफ साइट क्लियर हो पाती है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली लाइन ऑफ साइट का जो कंसेप्ट है वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर कुछ ऐसा होगा, व्हेन वी ट्रैवल बाय
ट्रेन, नियर बाय प्लेस डू नॉट क्लियर, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, नियर बाय प्लेस पे लाइन ऑफ साइट हमारी क्लियर नहीं हो रही है, और बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर लाइन ऑफ साइट। देखो यहाँ पे उसको डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स इसमें लाइन ऑफ साइट हमारी क्लियर हो पाती है। ठीक है, सो द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी स्टेशनरी, सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी स्टेशनरी। तो याद रखिए, जो दूर की चीज़ें होती है उसमें लाइन ऑफ साइट हमारी क्लियर हो रही है, और जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसमें नहीं हो पाती है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर विच इज़ नियर टू अस। ठीक है ना, तो नियर बाय जो होती है उसमें लाइन ऑफ साइट हमारी क्लियर नहीं होती, वो फार अवे में होती है, इसलिए अनसाइटेड। तो हमने आज 18 नंबर तक सोल्व किए एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी आपको एग्जाम्पल में मोस्टली ये ध्यान रखना है कि जैसे देखो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल मैंने किए थे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा था उसके पीछे हम यूनिट भी कुछ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है तो आंसर आया तो उसके बाद यूनिट लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बाद में ये रियलाइजेशन होता है, ठीक है, कि आंसर तो लिख देते बट यहाँ पे आप यूनिट नहीं लिखते हो। तो यूनिट लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। तो अभी से ही हैबिट डालो, ठीक है, क्योंकि 11th और 12th साइंस का भी बहुत ही बड़ा सिलेबस है और इसमें बहुत सारे सम्स आने वाले, 11th में भी बहुत सारे सम्स आने वाले। तो जैसे ही आपको आंसर लास्ट में आए तब आपको एक ऐसी हैबिट डालनी है कि पीछे कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है? तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लिखना है, लेंथ है तो मीटर लिखना है, ठीक है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर लिखना है। जो भी यूनिट्स है वो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।